हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो सुरक्षित घर वापस लौट पाएंगे? आप तो क्या खुद वो लोग भी इस बात की गारंटी नहीं ले सकते जो प्रदेश में सुरक्षा के दावे करते हैं? अगर लेते तो प्रदेश के 3 अलग अलग जिलों से फायरिंग की वारदातें सामने न आती। आज हम बात करेंगे कि वारदात के बाद की कार्रवाई जरूरी है या फिर अपराध पर लगाम लगाना ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। प्रदेश में अपराध बेलगाम हो चुका है। प्रदेश में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 जिलों में हुई फायरिंग ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। इन तीनों जिलों में हुई फायरिंग में एक मामला बीजेपी नेता के बेटे का भी है। हरियाणा में सबसे शांत जिलों में गिना जाने वाला महेंद्रगढ़ जिला अब क्राइम के मामले में प्रदेश में आगे आता जा रहा है। नारनौल में 50 लाख की फिरौती की मांग कर बीजेपी नेता दयाराम यादव के बेटे अमित यादव पर बदमाशों ने फायरिंग की। राहत की बात ये रही कि गोली अमित के पैर में लगी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। बस खाना खा के और साइकिल चला के घर पे आया था और जैसे मैं घर के अंदर घुसा, बेल बजी। बेल बजते ही एक कोई लड़का मुंह के ऊपर मास्क लगाए हुए था, पट्टी बांधे हुए था। उसने मुझे एक लेटर कागज दिया। मैंने जैसे उसकी तरफ देखा तो उसने सीधे ही, मैंने पूछा कौन भाई, इतने कहते ही उसने गोली मार दी। वो गोली मेरे पैर के लगी। वो पैर की गोली मारते ही वो भाग गया और मैं भी पीछे की तरफ भागा अपनी गाड़ी की तरफ छुपने के लिए कि कहीं और गोली ना मार दे। और उसके बाद जैसे ही मैंने देखा उस लेटर को खोल के, वो लेटर आपके सामने है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप अपने परिवार के साथ शांति से रहना चाहते हो तो 50 लाख रुपए की फिरौती दो। गौरतलब है कि एक दिन पहले भी बदमाशों ने एक व्यापारी के घर भी गोली चलाकर 50 लाख की फिरौती की मांग की थी। तो वहीं दूसरा मामला यमुनानगर से सामने आया है, जहां वर्कशॉप रोड पर अमर मार्केट के पास इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में एक CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाश भी दिखाई दे रहे हैं। ये बदमाश पहले शोरूम मालिक के घर जाते हैं और उसके बाद शोरूम मालिक का पीछा करते हुए उसके शोरूम तक पहुँच जाते हैं, जिसके बाद ये बदमाश शोरूम में जाकर ही शोरूम मालिक पर गोलियां दाग देते हैं। तो वहीं तीसरा मामला रेवाड़ी जिले का है, जहां बदमाश महिला पर फायरिंग करके फरार हो गए। घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पैसों की लेन देन के चलते महिला को निशाना बनाया गया था। तीनों ही वारदातों में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है और जल्द ही बदमाशों को पकड़ने का आश्वासन भी दिया है। लेकिन सवाल ये है कि कार्रवाई जरूरी है या फिर सुरक्षा? आखिर क्यों अपराध पर लगाम नहीं लगाई जा रही? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो क्राइम के ये तमाम जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिस तरह से गोलियां चलाने का, मर्डर करने का, ये अपराध जो है वो सवाल पूछते हैं खाकी वालों से कि भाई आपका खौफ है या नहीं है? कानून का डर होना चाहिए अपराधियों में या नहीं होना चाहिए? क्या अपराध हो जाने के बाद अपराधियों को पकड़ लेना, उनको धर दबोचना, उनको जेल तक पहुंचाना, यही सिर्फ कानून का काम है या सुरक्षा देना भी कानून का काम है? हमारे साथ मनोज गोस्वामी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं नारनौल से। मनोज, आपके यहाँ ये क्या कोई नया गैंग पनप रहा है? पुलिस के पास क्या कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो जो शेयर कर पा रहे हैं? कोई नया गैंग है? क्योंकि इस तरह की घटना एक नहीं हुई। अगर आप पिछले कुछ घंटों में देखें तो एक तो ये जो बीजेपी नेता हैं, उनके बेटे को गोली मारी, उनको भी उसी तरह से पर्ची दी गई है। और इससे ठीक पहले एक व्यापारी के घर भी बाहर गोली चलाकर वो पर्ची दी गई, उसमें भी रंगदारी उसी तरह से मांगी गई है। सेम पैटर्न है।
जी बिल्कुल गौरव, सेम पैटर्न सेम तरीके से दोनों घटना बिल्कुल एक तरीके से की गई है और एक ही तरीके से जैसा आपने नोटिस किया हो, जो पर्ची हमने आपको पहले भी भेजी थी, जो अपराधियों के द्वारा दी गई थी, जो गैंगस्टर जो अपने आपको बता रहे हैं उनके द्वारा जो पर्ची दी गई थी, उस पर्ची के अंदर आप देख सकते हैं कि दोनों पर्ची बिल्कुल जो बच्चों की कॉपी यूज करने वाली जो पेपर है उसके ऊपर पर्ची लिखी हुई है और सेम तरीके से जो है वारदात की गई है। और इवन जो अपराधी हैं जिन्होंने फायर किया, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके बेटे के ऊपर फायर किया, पैर पे गोली मारी, वो लोग स्पष्ट खुद कह रहे हैं कि उन्हें कमजोर ना समझा जाए। उससे पहले भी जो 2 वारदातें हुई है, एक मुकेश ठेकेदार के साथ जो है वो वारदात हुई और जो कल परसों में जो वारदात हुई थी, दोनों वारदात उन्होंने कबूली है। और ऊपर से ये और जो है कहा गया है कि आगे जो घटना होगी उसके अंदर हम आपको सामने स्पष्ट पेश करेंगे कि हमारे गैंग का नाम क्या है और हम किस लिए ये काम करते हैं। और इन सारी चीजों से एक चीज बात जाहिर है, हालांकि वो पर्ची में 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिरौती लेने का तरीका नहीं, अभी उनका जो तरीका है उससे ये चीज नजर आ रही है कि वो अभी इलाके के अंदर खौफ पैदा करना चाहते हैं, अपने नाम का खौफ पैदा के बाद के अंदर फिर वो अपनी फिरौती है आगे जिस तरीके से गैंग्स पनपते हैं उस तरीके से आगे उनका पनपना शुरू होगा। जी गौरव। ठीक है। और ये जो बीजेपी नेता के बेटे को गोली मारी है, ये इंटेंशनली पैर पे गोली चलाई गई है कि वो कुछ इस तरह की हाथापाई हुई और वो गोली उनको मारना चाहते थे लेकिन लगी नहीं, वो पैर पे लग गई, क्या है आप बता सकते हैं? गौरव, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम देखें तो सीसीटीवी फुटेज में अपराधी आते हैं, 2 साथी वे लोग आते हैं, दोनों साथी आने के बाद में एक गेट से थोड़ा सा साइड में रह जाता है, दूसरा आता है बैल को नॉक करता है। जैसे ही बीजेपी नेता का बेटा घर के बाहर आता है उसके हाथ में पर्ची थमा दी जाती है। पर्ची थमाने के बाद के अंदर बिना किसी इंटेंशन के सिर्फ उसको डराने के लिए उसके पैर पर गोली मारकर जो है अपराधी सीधे भाग जाते हैं वहां से। इसमें कोई पर्सनल इंटेंशन नजर नहीं आती, सिर्फ एक खौफ पैदा करना और एक डर पैदा करना जो है अपराधी की मंशा है वो यहाँ जाहिर होती है। जी गौरव। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ रणवीर शर्मा जी एक्स आईजी हैं, इस वक्त जुड़ गए हैं। शर्मा जी शुक्रिया, आपने वक्त दिया, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो आपको क्या लग रहा है, ये नारनौल वाले केस में पर्टिकुलरली क्या कोई नया गैंग है जो ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है? हेलो, आवाज मिल रही है सर? आ रही है? आपको आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। जी जी, हाँ, सवाल बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने अनुभव से क्या लगता है, नारनौल में जिस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से, कोई आता है, पर्ची देता है, गोली चलाता है और चला जाता है। अभी एक व्यक्ति को गोली मारी गई, उसको पर्ची दी गई और रंगदारी मांगा जा रहा है उनसे, तो क्या आपको क्या लग रहा है, ये कोई नया गैंग है जो उभरने की कोशिश कर रहा है? देखिए, इसके अंदर पुलिस की 2-3 नाकामयाबियां हैं। सबसे पहले जो पुलिस का सिस्टम है वहां पे खासकर एसएसपी का, उसको ध्यान देने की सख्त जरूरत है और उनके जो रेंज ऑफिसर है, आईजी हैं, उनको और डीजी, जब तक क्राइम के अंदर प्रिवेंशन का सिस्टम सही नहीं होगा, क्राइम को प्रिवेंट करने का, वो प्रिवेंट होती है जिले की नाकाबंदी से। अगर मुलजिम को ये पता है, अपराधी को ये पता है कि पुलिस चौकन्ने होकर के चारों तरफ नाकाबंदी लगा रखी है, 3 लेयर सिस्टम। नंबर 1 जिले की नाकाबंदी बॉर्डर के ऊपर, नंबर 2 एसएचओ जो थाना एरिया उसकी नाकाबंदी, और नंबर 3 जो सिटी है उसकी नाकाबंदी। 3 प्रकार से जब नाकाबंदी रहेगी, 3 प्रकार से जब नाकाबंदी रहेगी जी, तो अपराधी हर हालत में उस जिले से दूर भागेगा। ये हमारा पर्सनल अनुभव है। नंबर 2 है, अगर अपराध हो गया तो आपकी जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम जिसे हम सीआईए बोलते हैं, वो उसकी 3 या 4 टीम इतनी मजबूत होनी चाहिए, क्राइम रिकॉर्ड के साथ। जितने पुराने अपराधी हैं, कोई भी नया गैंग, उसमें कोई न कोई पुराना आदमी हमेशा होता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। और सीआई के जो तफ्तीश है उसके पास क्राइम रिकॉर्ड होता है और वो पुराने जो मुलजिम हैं उनको कॉल करके इस प्रिवेंशन को प्लस डिटेक्शन को कर सकती है, बशर्ते कि सुपरविजन सही हो एसपी लेवल पे, डीएसपी लेवल पे और आईजी लेवल पे। ठीक है शर्मा जी, अगर प्रिवेंशन सही है और डिटेक्शन सही है तो कोई भी नया गैंग, उसके अंदर कोई ना कोई पुराना आदमी जरूर मिलेगा। ये 3 कमियां अगर रही हैं
तो फिर क्राइम खुला होता है, अपराधी खुले तौर से इस प्रकार की फिरौती मांगते हैं। तो इसलिए मैं पुलिस से आगाह कर रहा हूं कि अपनी चौकन्ने करें, अपनी नाकाबंदी बॉर्डर पे करें, अपने एसएचओ की नाकाबंदी करवाएं, अपने सिटी की नाकाबंदी कराएं, प्रिवेंशन, और जो क्राइम हुआ है सीआईए की तीनों टीम लगा करके इस क्रिमिनल्स को ढूंढा जाए पुराने रिकॉर्ड के साथ, और लोगों को सुरक्षा की गारंटी दी जाए। ये पुलिस का सबसे पहला काम है, लोगों की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। और तीसरी बात, वर्ल्ड इज अकाउंटेबिलिटी। ये मुलजिम कहां से आए, किस तरीके से आए और कहां पे फेल हुए हम, नाकाबंदी कहां दुरुस्त नहीं थी, प्रिवेंशन कहां सही नहीं था, उन मुलाजिमों का छोटे से लेके बड़े तक हर हालत में अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि गलती शर्मा जी एक बात बताइए कि आपको भी क्या लगता है कि अगर सिमिलर पैटर्न में लगातार रंगदारी मांगी जा रही है पर्ची लिख के, तो पहले इंसिडेंट के बाद ही पुलिस के इंटेलिजेंस, हम जानते हैं कि पुलिस के अपने सूत्र होते हैं, उनके खबरी होते हैं, क्या उसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है? अगर पहले इंसिडेंट्स के बाद वो कर लेते तो शायद दूसरी तीसरी की नौबत नहीं आए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि अगर पहली वारदात हुई है और इसके बाद आपकी प्रिवेंशन में, नाकाबंदियों में कमी रही है, पेट्रोलिंग में आपकी कमी रही है, तो हर हाल से आपको डिटेक्शन, जो सीआईए की टीम है, उन्हें उन मुलजिमों को पीछे पड़ जाना चाहिए जो इस प्रकार की मोडस ऑपरेंडी करके वारदात करते हैं। ये रिकॉर्ड हमारे थानों में होता है और सीआईए के पास विशेष तौर से होता है। जो इंटेलिजेंस की बात है वो भी कमी रही है जबरदस्त कि इस प्रकार की वारदात आपके पास हो रही है, और आपकी इंटेलिजेंस जो खुफिया रिपोर्ट है, हमारी थाने की भी खुफिया होती है जिसे हम सिक्योरिटी ब्रांच बोलते हैं, और सीआईडी की भी होती है क्राइम के बारे में। तो दो महकमे खुफिया होते हैं, इंटेलिजेंस के होते हैं। उनकी कमी क्यों रही, क्यों उन लोगों ने सही इनपुट अपने थाने में नहीं दिए कि ये गैंग हमारे यहाँ फिरौती मांगने के लिए चल रहे हैं? वो सब कुछ हमारे रिकॉर्ड में होता है। पुलिस की कहीं न कहीं घोर लापरवाही रही है, मैं ये सबक बोलूंगा। और आईजी लेवल पे इन्हें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें, डीजी लेवल पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें कि क्यों ये वारदात हुई और क्यों लोगों की सुरक्षा में चूक रही। ठीक है सर, आपको रोक रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आपका फ्रेम भी शायद फ्रीज हो गया है, इसको हम ब्रेक में दुरुस्त करते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। तो प्रदेश में बदमाश बेखौफ क्यों नजर आ रहे हैं, ये एक अहम सवाल है और इनका कुछ विश्लेषण तो हमने ब्रेक पर जाने से पहले किया, और अब सवाल कुछ और बाकी रह जाते हैं। एक्स आईजी रणवीर शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, कुछ चीजें तो आपने बताई कि ये फेलियर है, क्या ये भी कारण है कि कहीं ना कहीं साठगांठ होती है पुलिस वालों से क्रिमिनल्स की, और उनको पुलिस वालों के मूवमेंट्स के बारे में, पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, उसकी भी जानकारी होती है, इस वजह से भी ये क्राइम बढ़ जाता है? ये बात बिल्कुल ठीक है। अपराधी बहुत शातिर होते हैं और वो सबसे पहले पुलिस की पूरी जो भी हमारी पेट्रोलिंग सिस्टम है, नाकाबंदी सिस्टम है, उसको पूरा रेकी करता है अपराधी। रेकी करने के बाद, पूरे इलाके की जान पहचान करने के बाद, पुलिस की प्रेजेंस देखने के बाद फिर वो वारदात करने आता है। अगर पुलिस की प्रेजेंस रहे नाकाबंदी में, पेट्रोलिंग में, चाहे वो थाना लेवल पे, चाहे वो जिला लेवल पे, हर कीमत के ऊपर अपराधी हिम्मत नहीं करेगा घुसने की। ये निश्चित रूप से पुलिस की कि उनकी प्रेजेंस ना होने की वजह से अपराधी बेखौफ होकर के वारदात कर रहे हैं और लोगों में एक भय और लेकिन ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं तो एक लॉजिक ये भी दिया जाता है कि हर वक्त हर जगह पुलिस तो हो नहीं सकती है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने बताया है कि ये जो सुपरवाइजर अफसर है, डीएसपी लेवल पे, इंस्पेक्टर लेवल पे, एसपी लेवल पे, उनका जो पॉलिसिंग सिस्टम है, हम उन्हीं जिलों में रहे हैं, हमारा अनुभव है, जो आपका पॉलिसिंग सिस्टम है और उसके ऊपर आपका सुपरविजन सिस्टम है और उसके ऊपर आपकी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है। तीन बातें मैं बोल रहा हूँ जी बिल्कुल, कि आपने स्ट्रक्चर पुलिसिंग कैसे तैयार करी,
नंबर 2, आपने सुपरविजन कैसे कराया। नंबर 3, अगर गलती हुई तो उसकी अकाउंटेबिलिटी, हिसाब कैसे लिया, Accountability काम fix क्यों होनी नहीं हुआ, चाहिए। गलती क्यों हुई। ये 3 चीजें अगर सुपरवाइजर लेवल पे, चाहे वो एसपी लेवल पे हो, चाहे आईजी लेवल पे हो, चाहे डीजी लेवल पे हो, जब तक ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होगी तब तक मुलाजिम ढीला रहेगा। बिल्कुल और सर, पुलिस मेरे पास की टाइम भीड़ की कम है इस वजह से- डिबेट में, मुझे एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए आप कि ये सीसीटीवी आजकल हर जगह कैमरे लगा दिए गए हैं, उसके बावजूद ऐसा एक वक्त को कहा जा रहा था, ये माना जा रहा था कि सीसीटीवी कैमरे लग जाएंगे तो अपराधियों में खौफ बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर तो नहीं आता है। देखिए साहब, जो सीसीटीवी है वो एक बहुत अच्छा प्रिवेंशन का सिस्टम है अपराध को रोकथाम करने के लिए, लेकिन दिक्कत है कि उसकी मेंटेनेंस नहीं है। जो सीसीटीवी है उनमें से 90% तो खराब ही रहते हैं। नंबर 2, उनकी ना तो कोई रिपेयर है, ना कोई मेंटेनेंस है, ना उनकी कोई चेकिंग है। आप सीसीटीवी निकाल के देख लीजिए कितने सीसीटीवी काम कर रहे होंगे, तो फुटेज कहां से मिलेगी आपको। वो काम ही नहीं कर रहा, उनकी मेंटेनेंस नहीं है, उनकी साफ सफाई नहीं है, तो कैसे चलेगा कैमरा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला है, लेकिन इतना तो तय है कि अगर पुलिस चाह जाए तो अपराधी पर नकेल कसना पुलिस के लिए इतना मुश्किल भी नहीं होगा। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।